हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का नॉलेज 24 चैनल में। और आज इस वीडियो में हम क्लास 9th का रिसेंटली जो कल के दिन ही आपका एग्ज़ाम हुआ है, क्लास 9 मैथमेटिक्स, तो स्टैंडर्ड जो हमारा मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड का जो पेपर था उसको पूरा एनालिसिस करेंगे हम यहाँ पर। सारे उसके ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज के क्वेश्चन और सारे जो आपके 6 to 23 के क्वेश्चन और उनके और वाले जो क्वेश्चन हैं हम यहाँ पर एनालिसिस करेंगे। तो चलते हैं, स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं ये पेपर का कोड दिया हुआ है 1052, कक्षा 9वीं 2025-26 सेशन का ये पेपर है। कोड आपका रहता है 100 स्टैंडर्ड के लिए। टोटल टाइम तो आपको पता ही है, 3 घंटे। क्वेश्चन रहेंगे आपके 23, मैक्सिमम मार्क्स 75 मार्क्स का है। ठीक है, चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात कर रहे हैं हम सही विकल्प की। तो ये पूछ रहे हैं कि निम्न में से कौन सी संख्या जो है वो अपरिमेय संख्या है। तो आप एक चीज यहां पे देख रहे हैं कि यहाँ +23 है अंडर रूट में और यहाँ पर माइनस है, तो ये दोनों तो कैंसिल आउट होंगे, बचा 3। तो 3 तो परिमेय है। यहां से √7 और √7 चले जाएंगे तो 2/7 बचेगा आपका, ये भी क्या है, परिमेय है। ये आपका अपरिमेय है। क्यों है अपरिमेय? क्योंकि जो न्यूमरेटर में है वो तो पूर्णांक है, लेकिन जो डिनोमिनेटर में हर में है वो एक अपरिमेय संख्या है। और हमारी जो शर्त होती है मतलब परिमेय की जो हमारी शर्त होती है, परिमेय की हमारी शर्त है कि P/Q के रूप में होना चाहिए, जहां P और Q दोनों क्या हो, पूर्णांक संख्याएं हो। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा, ये अपरिमेय संख्या है। क्योंकि यहां पर भी -√5 और +√5, देखिए बीच में प्लस का है, तो जब प्लस आप खोलेंगे इस ब्रैकेट में तो ये प्लस का √5 माइनस का √5 तो कैंसिल आउट, मतलब घट जाएगा, और 2 और 3 क्या बचेंगे, 5 बचेगा। ठीक है, तो ये भी एक परिमेय संख्या है, 5/1 आप उसको लिख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, इसका मान पूछ रहे हैं, तो ये तो सीधा a+b और a-b का फॉर्मूला बन रहा है। ये क्या होता है, a² मतलब 2 का स्क्वायर 4, माइनस b² मतलब √2 का स्क्वायर, तो अंडर रूट कट जाएगा, तो ये बचा 4 - 2 = 2, तो ये भी इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। अब इन्होंने बोला है कि निम्न में से कौन सा बहुपद है। तो हमें पता है बहुपद जो चर और अचर के साथ जो व्यंजक होता है, बहुपद तब कहलाता है जबकि उसकी जो घात हो वो कैसी हो, एक धनात्मक पूर्णांक संख्या हो। तो देखो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि ये √y है, मतलब y के ऊपर 1/2 की पावर है, तो ये नहीं हो सकता। यहां पर t चर है, चर की घात हमेशा कैसे होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक। यहां पर भी √ हो गया, मतलब 1/2 की पावर, तो ये भी नहीं हो सकता। यहां आप देख पा रहे हैं कि धनात्मक मतलब x जो चर की घात है यहाँ पर 2 है और यहाँ पर क्या है, 1 है, तो ये सही आंसर है। यहां पर आप देखें ये अपॉन में बाई है, जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा बाई इनवर्स, तो इसलिए ये भी इसका आंसर नहीं होगा। ठीक है ना। बात करें यहां पर गुणनखंड की, तो यदि x - 2 इसका गुणनखंड 1 है तो दूसरा क्या हो जाएगा, ये x+3 हो जाएगा। ठीक है ना। आप x - 2 और x+2 का जब आप x+3 का जब आप मल्टीप्लाई कराएंगे तब ये यही आएगा, x² + x - 6, इसलिए इसका दूसरा गुणनखंड होगा x+3। मध्य पद को तोड़ के भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं वह बिंदु जिसके दोनों निर्देशांक ऋणात्मक हैं। तो हमें पता है जो थर्ड कोऑर्डिनेट होता है, यहां पर हमें मालूम है कि +x होता है, यहां पर -x होता है, ये +y होता है और यहां -y। तो ये जो तीसरा कोऑर्डिनेट होता है, चतुर्थांश होता है, यहां पर दोनों ही ऋणात्मक होते हैं, ये x भी ऋणात्मक और y भी ऋणात्मक, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा C। इसके बाद करते हैं छठवें की, x = 5 और y = 2 निम्न में से रैखिक समीकरण का हल है। देखिए जब भी आपको वैल्यू दी जाए तब आप उनको डायरेक्ट पुटअप कराएं आंसर में। तो देखो x = 5 यदि आप यहां पुटअप कराते हैं तो 5 और y का 2 मान 2 दूनी 4, तो ये कितना हो जाएगा, 5 और 4 9 हो जाएगा। तो 9 7 के बराबर तो हो नहीं सकता, इसलिए गलत हो जाएगा। यहां आप 5 पुटअप कराएंगे तो ये 25 हो जाएगा, और 2 यहां पुटअप कराएंगे तो 2 दूनी 4, ये 29 नहीं हो सकता बराबर। ठीक है ना। यहां पे भी 5 पुटअप कराए तो 25 और 2 27, ये भी नहीं हो सकता। यहां पुटअप कराएं x की जगह 5 और y की जगह 2, 5 और 2 7 बराबर 7 आ गया, मतलब ये डी इसका सही आंसर है। मैथमेटिक्स में ऐसा कई बार होता है कि आप अपने ऑप्शंस में ही उसे पुटअप करा के उसको सेटिस्फाई कराएं। ठीक है, तो कई बार आपकी ये बहुत मदद करेगा। चलते हैं
फिल इन द ब्लैंक्स की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि बहुपद में एक्स स्क्वायर का क्या गुणांक है। गुणांक का मतलब होता है गुणा में लिखा गया अंक। तो आप देखें यहां पर एक्स स्क्वायर के साथ क्या अंक लिखा हुआ है, चिन्ह के साथ -2। पूर्ण अपने भाग से क्या होता है, बड़ा होता है। ये तो यूक्लिड में पढ़ा होगा आपने 5वें अध्याय में कि पूर्ण अपने भाग से क्या होता है, हमेशा बड़ा होगा। जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री है वे क्या कहलाते हैं, पूरक कोण कहलाते हैं। इसके बाद किन्हीं दो त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा कैसा होता है, बड़ा होता है। समांतर चतुर्भुज का एक खाली स्थान उसे दो सर्वांग समत्रिभुज में व्यक्त करता है तो विकर्ण। और वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह की बात करें तो दोनों को जोड़ते हैं अपन, निम्न सीमा उच्च सीमा को। 120 और 90 को जोड़ा तो कितना आ गया, 210, और 210 का आधा कितना हो जाएगा, 105। वर्ग चिन्ह क्या होता है, दोनों निम्न सीमा उच्च सीमा को जोड़ के हम क्या करते हैं, 2 से भाग देते हैं। अब आ जाए हम सत्य और असत्य पर। पहला क्वेश्चन है एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु की कोटि हमेशा शून्य होगी। ठीक है, एक्स अक्ष के निर्देशांक क्या होंगे भाई, यहां पर एक्स का तो कोई पॉइंट होगा, वाई का मान एक्स अक्ष पे क्या हो जाएगा, 0। और एक्स होता है भुज और कोटि होती है पाई का मान, तो कोटि हमेशा इसकी क्या हो जाएगी, शून्य, इसलिए ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। किसी त्रिभुज में एक से अधिक समकोण हो सकते हैं, तो ये तो असत्य बात हो गई भाई, एक ही समकोण हो सकता है। जब 3 या अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हो तो वो संरेख बिंदु कहलाते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है। इसके बाद अर्धवृत्त का कोण 180 होता है, तो ये तो गलत है, ये तो हमारी प्रमेय भी है। अर्धवृत्त का कोण क्या होता है, समकोण होता है। क्या होता है, समकोण। इसके बाद आता है असमान त्रिज्याओं वाली। अच्छा, इसमें डाउट तो नहीं हो रहा ना, मैं बताऊं भाई, अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, मतलब ये है कि यदि ये वृत्त का क्वेश्चन है, व्यास के ऊपर ये होता है वृत्त, वृत्त में व्यास क्या कर देता है, दो आधे आधे वृत्तों में इसको क्या कर देता है, बांट देता है। तो अब इस व्यास के कारण इस परिधि पर जो भी एंगल बनेगा वो हमेशा कैसा बनेगा, 90 डिग्री। तो ये प्रमेय भी है, वृत्त में अर्धवृत्त का कोण क्या होता है, समकोण होता है। असमान त्रिज्या वाले दो वृत्त सर्वांग सम होते हैं, तो ये तो असत्य हो गया, सॉरी मतलब ये क्या हो गया आपका, असमान त्रिज्या है तो वो वृत्त सर्वांग सम नहीं हो सकते। ठीक है ना, त्रिज्याएं हमेशा यदि बराबर हैं तभी वो वृत्त क्या कहलाएंगे, सर्वांग सम कहलाएंगे। वर्ग अंतराल में 20 उच्च सीमा है, तो 20 तो यहां पर क्या है, निम्न सीमा है, और 25 क्या है, उच्च सीमा, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। इसमें केवल पहला और तीसरा ही क्या है, सही है। चलिए चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर सही जोड़ियों के ऊपर। ठीक है, पहला कह रहा है द्वितीय चतुर्थांश में स्थित बिंदु। तो देखो यहां तो सीधा बहुत ही सरल आ गई, बिंदु तो केवल एक ही है, एफ, तो इसका आंसर हो गया एफ। ठीक है ना, इसका आंसर क्या हो गया, एफ हो गया। -2 और -3 कहां है, द्वितीय चतुर्थांश में। 2x धन 8 का शून्य क्या हो जाएगा, जब इसको आप 2x धन 8 बराबर क्या करोगे, शून्य करेंगे, 2x धन 8 बराबर शून्य करेंगे, तो x का मान आ जाएगा आपका -8/2, मतलब कि -4। तो ये हो जाएगा सेकंड का आंसर। ठीक है ना, फिर वर्ग का प्रत्येक कोण क्या होता है, 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा आपका थर्ड का आंसर, ये पहले का था। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4a², तो ये आपका हो जाएगा फोर्थ का आंसर। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 2πr², तो ये हो जाएगा आपका फिफ्थ का आंसर, और बचा हुआ वृत्त का क्षेत्रफल πr²। ठीक है ना, बहुत ही सरल लाइन थी ये तो। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जो कि है आपका एक वाक्य के उत्तर। चलिए, अशून्य अचर बहुपद, मतलब हम इसको बोलते हैं शून्य उत्तर बहुपद। क्या बोलते हैं, शून्य उत्तर। शून्य उत्तर मतलब कि जो बहुपद है, जैसे कि मैंने लिखा कोई x का ही बहुपद है, जैसे मैंने लिखा 3, अब ये शून्य नहीं है लेकिन अचर है। ठीक है ना, एक अचर है, 3 क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसकी घात क्या होगी, 0 होगी, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, शून्य। कार्य तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाले क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम पूछे, तो क्षैतिज रेखा को तो हम एक्स अक्ष बोलते हैं, और ऊर्ध्वाधर रेखा को हम क्या बोलते हैं, वाई अक्ष। x बराबर 3y को हमें यदि ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में व्यक्त करना है, तो हमें कुछ नहीं करना, पक्षांतर करना है, x माइनस 3y बराबर क्या हो जाएगा, 0। चाहे तो आप यहां लिख भी सकते हैं, जहां a बराबर 1 है
बी का मान हो जाएगा -3 और सी का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, समीकरण में यदि x का मान 2 है तो y का मान क्या आएगा भाई, पुटअप कराएं, x की जगह 2 रख देंगे, पक्षांतर करेंगे भाई, x की जगह क्या रखा 2, धन क्या चल रहा है 2y बराबर 5, पक्षांतर किया तो 2y बराबर क्या हो गया 5 में से आपके 2 चले गए तो 3, तो y का मान कितना आ गया 3/2 आ गया, तो इसका आंसर हो जाएगा 3/2। निम्न आकृति में x का मान ज्ञात करना है तो भैया रेखीय युग्म है, एक रेखा के ऊपर बन रहे हैं, दोनों कोण रेखीय युग्म है, तो दोनों का मान कितना होगा 180, यदि एक 65 है तो दूसरा कितना हो जाएगा 115, कितना बचा 115 और 65 हो रहे हैं 180, तो इसलिए 115 हो जाएगा। इसके बाद आए हम, छठवां क्वेश्चन है, हमें पता है हमने प्रमेय पढ़ी थी, पहली प्रमेय शायद है 9.1 की, कि किसी चाप के द्वारा परिधि के किसी बिंदु पर बनाया गया कोण उसके केंद्र पर बनाए गए कोण का आधा होता है, तो यदि ये केंद्र पर बनाया गया कोण कितना है 120, तो x का मान यहां क्या हो जाएगा 60, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 60। ठीक है ना, अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि इसको हमें p/q के रूप में व्यक्त करना है, यदि तो हम सबसे पहले तो क्या मानेंगे कि माना x बराबर 0.3333 एंड सो ऑन, है ना, इनफाइनाइट टाइम तक जाएगा। अब जितने भी अंकों का रिपीटेशन हो रहा है, पुनरावृत्ति हो रही है, उतने हम 10 का गुणा करेंगे। कितने अंक का हो रहा है 1 का, तो 1 10 का गुणा किया दोनों पक्षों में, तो ये हो गया 10x बराबर ये 3.3333 ऐसा चला जाएगा। अब यदि मैं कहूं दोनों को घटा दूं, मैं समीकरण ये 1 मान लेता हूं, इसको मैं 2 मान ले रहा हूं, ठीक है ना, या फिर नहीं घटाना है तो अपन ऐसा भी कर सकते हैं कि इसको लिखा 10x बराबर 3 प्लस इसको मैंने लिखा 0.33 लिख सकता हूं, तो ये हमारा फिर से क्या बन गया x बन गया, क्या बन गया x बन गया। x का पक्षांतर किया, 10x में से x गए तो 9x बराबर 3, तो हमारा x का मान आ गया 3/9 मतलब कि 1/3, तो ये इसका आंसर था 1/3। ठीक है, 2 मार्क्स आपको यहां मिल जाते। इसका हमें सिंप्लीफिकेशन करना है, तो सिंप्लीफिकेशन तो बहुत ही इजी है भाई, ये क्या a प्लस बी ए माइनस बी, जो कि होता है a² माइनस b²। a कौन है आपका √3 का स्क्वायर मतलब 3, माइनस b कौन है √11, अपन अंडर रूट का स्क्वायर करेंगे तो वो 11 बचेगा, तो 3 में से -11 हुए तो आपके माइनस का 8 ये आपका आंसर आ गया। ठीक है ना, अब यहां पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये रेशनलाइजेशन करना है डिनोमिनेटर का, मतलब हर का परिमीकरण करना है, तो हर का परिमीकरण करना है तो कैसे करेंगे भाई, हर यहां पर लिखा हुआ है √5 प्लस √2। अब हमारा मुद्दा ये है कि भाई नीचे से रूट को हमें हटाना है, वो कैसे हटेगा a² माइनस b² फॉर्मूला लगा के। यदि यहाँ पे नीचे a प्लस बी है तो हमें a माइनस बी का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर और नीचे, तो हमने a माइनस बी का मल्टीप्लाई किया तो नीचे बना a² माइनस b², क्योंकि एक कोष्टक में a प्लस बी दूसरे कोष्टक में a माइनस बी, a² मतलब 5 और करड़ी 2 का स्क्वायर मतलब 2, ऊपर क्या है 1 के साथ किसी भी संख्या का गुणा होगा तो वो वही रहती है, चेंज तो होती नहीं है, तो ये बचा √5 माइनस √2 अपॉन में क्या बचेगा 5 में से 2 चले जाएंगे तो 3 ये इसका आंसर होगा। ठीक है ना, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है 7/9 और 8/9 के बीच 6 परिमेय संख्या निकालनी है, तो हमें जितनी परिमेय संख्या निकालनी है, हमने माना 6 परिमेय संख्या निकालनी है, उसको हमने n दे दिया, तो हमारा n+1 का मान कितना हो जाएगा 7। ठीक है ना, तो 7 का हम 7/9 में 7 का अंश में और डिनोमिनेटर में गुणा कर देंगे। ऐसे ही हमारा 8/9 था, तो 8/9 में भी हम 7 का ऊपर और 7 का नीचे गुणा कर देंगे, तो ये कितना बन के आया आपका 7×7 = 49 और 9×7 63। ऐसे ही यहां पर ये कितना बन के आया 7×8 = 56 और 9×7 63। ठीक है ना, तो अब यहां से इसको बढ़ाना है और नहीं, अब देखो हर क्या हो गए समान हो गए, हर मतलब कि प्लेटफॉर्म पे आप खड़े हैं। आप जब देखो हाइट नापते हैं तो ऐसा तो नहीं करते 2 लोगों की हाइट नाप रहे हैं तो एक को ऊपर एक को नीचे खड़ा करेंगे, तो ऐसे हर यहां पर ये डिसाइड कर रहा है कि अब दोनों एक ही प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, तो अब अंश डिसाइड करेगा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है।
तो हमें यदि 49 और 56 के बीच की संख्याएं ही डिसाइड करेंगे, 49 से बड़ी संख्या हुई 50, 50 से बड़ी 51, 51 से बड़ी 52, 52 से बड़ी 53, 53 से बड़ी 54, 54 से बड़ी 55, ये संख्या है। सबके हर में क्या आ जाएगा? 63। सबके हर में क्या आ गया? 63। तो ये इसका आंसर होगा भाई। यही इनके बीच की संख्याएं हुई ना, 49 से 56 के बीच की संख्याएं है ना, 50 से लेके 55 तक की। तो ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अभी 2 मार्क्स के क्वेश्चन चलेंगे अप टू क्वेश्चन नंबर 17 तक, फिर उसके बाद 3 मार्क्स के क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। यहां सर्वसमीका का प्रयोग करना है, तो हमारी सर्वसमीका कौन सी है? यहां पर x प्लस ए सर्वसमीका भी लिखनी पड़ेगी, एक नंबर तो उसी का रहेगा, और x प्लस बी, ये होता है आपका एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए इंटू बी। तो यहां पे ए और बी कौन है भाई? ए का मान तो आपका 4 है और बी का मान आपका 10 है, तो हमने रखा यहां x की जगह तो एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, मतलब 4 प्लस 10 आपके 14 हो गए, और 4 और 10 का मल्टीप्लाई किया तो ये 40 हो गया। ये आपका आंसर हो गया। चलिए इसके बाद बहुपद का शून्य ज्ञात करना है भाई। शून्य का मतलब होता है कि समीकरण का मान, x का वह मान जो समीकरण को क्या कर दे? शून्य कर दे। तो हमने लिखा 3x माइनस 2/3 इज इक्वल टू 0। 2/3 का पक्षांतर कर दें तो 3x इज इक्वल टू 2/3। तो x इज इक्वल टू, जब 3 का पक्षांतर करेंगे तो नीचे आ जाएगा, 3 के साथ मल्टीप्लाई में 2/9, तो आंसर हो गया 2/9। चलिए कार्तीय तल में मूल बिंदु क्या है? तो कार्तीय तल में मूल बिंदु है, कह सकते हैं कि ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज तल का कटान बिंदु है ना। कार्तीय तल में मूल बिंदु क्या है, इसकी परिभाषा लिखना है तो हम लिख सकते हैं कि कार्तीय तल में एक्स अक्ष, जिसे हम कहते हैं क्षैतिज रेखा, एक्स अक्ष एवं वाई अक्ष का प्रतिच्छेदी बिंदु, ही क्या है? मूल बिंदु है। जिसके निर्देशांक की बात करें तो निर्देशांक क्या होते हैं? 0,0, 0, इसके बाद आ रहा है कार्तीय तल में बिंदुओं का स्थान निर्धारण करना है। तो ये तो बहुत ही इजी है। आप कार्तीय तल बनाएंगे सबसे पहले, ये आपने धनात्मक x बना लिया, ये ऋणात्मक x, ये धनात्मक y और ये ऋणात्मक y। अब हमें देखो ये x अक्ष का पॉइंट है 5,0 है ना, ये x है और ये y यहां पर क्या आ रहा है? 0। तो x अक्ष का पॉइंट है, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, यहां 3, यहां 4 और यहां पर 5। तो ये जो बिंदु होगा, ये वाला जो बिंदु होगा, यही क्या कहलाएगा? 5,0। दूसरा इन्होंने बोला है 0,5, तो 0,5 कहां बैठेगा भाई? y एक्स पे, क्योंकि यहां x कौन हो रहा है? 0 और y कौन हो रहा है? 5। तो यहां पे हमने देखा 1 2 3 4 5, ठीक है ना। तो जो ये बिंदु है हमारा पांचवा, इसका ही नाम हो जाएगा 0,5। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब ये बोल रहे हैं ये किस किस चतुर्थांश में स्थित है? तो भाई आप चाहें तो ऐसे एक तो बना लिया करें कि भाई ये प्लस x है, ये माइनस x है, ये प्लस y है, ये माइनस y है, यहां दोनों प्लस के होते हैं, ठीक है ना। यहां x माइनस का और y प्लस का, यहां दोनों माइनस के होते हैं, और यहां x प्लस का और y क्या हो जाएगा? माइनस का। अब अपन देख लें कि भाई पहला ये x का है माइनस का और y क्या है? प्लस का। वो कहां होता है? द्वितीय चतुर्थांश में, तो ये सेकंड में हो जाएगा। इसी का जस्ट उल्टा है, तो द्वितीय का उल्टा क्या हो जाता है? द्वितीय और चतुर्थ आपस में उल्टे होते हैं, तो ये फोर्थ हो जाएगा। ये तो भाई एक्स अक्ष पे बैठा है, ऋणात्मक एक्स अक्ष, ऋणात्मक एक्स अक्ष, दोनों धनात्मक हैं, तो ये प्रथम में, ठीक है ना। चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10 के अथवा पे। इन्होंने बोला है लांबिक दूरी की बात करना है। भाई लांबिक दूरी मतलब कि देखिए ऐसे आप एक मैं बना के बताता हूं आपको, तो उसको समझ में आएगा आपको। -3,2, तो देखो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, -3 कहां आएगा? -3 माइनस एक्स अक्ष पे आएगा, है ना। तो ये -1
-2 -3, ये -3 का पॉइंट हुआ, और 2 हमें देखना है बाई एक्सिस पे, तो ये 2 का पॉइंट हुआ। तो इन दोनों का जो पॉइंट होगा यहां, ये पॉइंट होगा आपका -3, 2। अब इन्होंने कहा है एक्स अक्ष से दूरी निकालें। तो देखो भाई, एक्स अक्ष से दूरी का मतलब होता है बाई अक्ष का निर्देशांक। देखो बाई अक्ष, ये दूरी है ना एक्स अक्ष से, तो 2, ये 2 थी, तो ये भी 2 हो जाएगी। तो एक्स अक्ष से दूरी का मतलब होता है बाई अक्ष के निर्देशांक, ये हमेशा याद रखें। एक्स अक्ष की दूरी, एक्स अक्ष से दूरी को ही हम कोटि बोलते हैं, मैंने पढ़ाया है आपको। एक्स अक्ष से दूरी को ही हम क्या बोलते हैं? कोटि। तो कोटि कौन है यहां पर? 2। ये थोड़ा सा घुमा के पूछ लिया क्वेश्चन, उसने ये नहीं बोला कि इसकी भुज और कोटि बताओ। अभी तक क्वेश्चन क्या पूछता था कि इसकी भुज और कोटि बताओ, अभी आपसे बोल दिया। देखो, दूरी हमेशा लांबिक ही नापते हैं, दूरी हमेशा कैसी नापते हैं? लांबिक ही नापते हैं, मतलब कि परपेंडिकुलरली डिस्टेंस नापी जाती है। लांबिक का मतलब होता है लंबवत, लांबिक का मतलब लंबवत, परपेंडिकुलरली। तो एक्स अक्ष से दूरी या लांबिक दूरी, जिसको सही शब्द है वो क्या होगी? कोटि। तो कोटि यहां पर -2 है, और यहां कोटि क्या है? -6। तो ये -2 और -6 इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं, एक टेबल की कीमत एक कुर्सी की कीमत से 3 गुनी है, तो कथन को कैसे लिखना है? रैखिक समीकरण के रूप में। तो हम सीधा मानेंगे कि माना कि टेबल की कीमत क्या है? x, और कुर्सी की कीमत मानी हमने y। तो समीकरण क्या कह रहा है कि टेबल की कीमत मतलब x बराबर कितनी है? 3 गुनी है, किससे? कुर्सी से, मतलब y से। तो x बराबर 3y। अब रैखिक समीकरण लिखना है, तो हम इसका पक्षांतर करें, x - 3y = 0। ये आंसर हो गया। या पहले लिखेंगे कि माना कि टेबल की कीमत बराबर x है एवं कुर्सी की कीमत बराबर y है, फिर हम लगेंगे प्रश्नानुसार टेबल की कीमत बराबर 3 गुणा कुर्सी की कीमत। कैसे लिखेंगे प्रश्नानुसार? टेबल की जो कीमत है वो है 3 गुणा, गुणा मतलब कि गुणा, 3 गुणा कुर्सी की कीमत, कुर्सी की कीमत। तो यहां से x बराबर 3y, ये हो गया। ठीक है ना, ये आंसर आ गया। बहुत ही 2-2, 3-3 लाइन के, ऐसा कोई कठिन क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा अभी तक। तो x का मान ज्ञात कीजिए, जबकि k का मान ज्ञात कीजिए, जबकि आपको x और y दिए। तो हम k की जगह वैल्यू सीधा, k का हमें मान निकालना है, x क्या है? 3। तो ये हो जाएगा 2 × 3 प्लस y का मान है 2 बराबर चलेगा k, 3 का 2 में गुणा हुआ तो हो गया 6, y का मान 2 था। ठीक है ना, 3 दूनी 6, सही है। 6 और 6 12, तो k का मान आया 12। ठीक है, अभी तक क्वेश्चन जो आ रहा था उसमें k का मान 7 आता था ज्यादातर, अब k का मान 12, थोड़ा सा क्वेश्चन की वैल्यूज को चेंज किया हुआ है। चलिए, समीकरण 12 आपसे, सॉरी, प्रश्न क्रमांक 12 बोल रहा है कि समीकरण के कोई 2 हल लिखना है। 2 हल लिखना है मतलब कि आप मन से मान सकते हैं कोई भी, क्योंकि ये एक रेखा का समीकरण, और रेखा पर अनंत बिंदु होते हैं, बशर्ते आपको x और x या y के मान पहले खुद से मानने पड़ेंगे। तो अपन यहां ऐसा करते हैं कि मान लेते हैं कि हमने पहले x + 2y = 6 में यदि हमने x का मान पहले माना, x बराबर 0 है, तो y का मान क्या आ जाएगा? x यदि आपने 0 रखा तो 2y बराबर 6, तो y बराबर 2 से 6 कटा 3 बार, तो y बराबर आ गया 3। ठीक है ना, ऐसे ही यहां अपन एक काम कर लेंगे कि y का मान 0 रख लें, तो x का मान आ गया 6। ठीक है, तो आपके 2 हल निकालने थे, तो पहला हल हो गया x बराबर 0 पे y बराबर 3, तो ये निर्देशांक हो गए आपके 0,3, और यहां x जब 6 आया तो y का मान क्या आया? 0, 6,0। ये आपके 2 क्या हो गए? उसके हल हो गए। चलिए, अब हम ये बोल रहे हैं कि ये जांच करना है कि ये कौन सा बिंदु समीकरण का हल है कि नहीं। तो भाई, समीकरण का यदि हल है तो वो समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो पहले 2,0 की बात करें, तो x बराबर कौन हो गया? 2, और y बराबर क्या हो गया? 0। तो रखें भाई, x के मान हमने 2 रखा, y के मान हमने 0 रखा, तो 2 - 4, 2 - 0 4 के बराबर नहीं आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि 2,0 समीकरण का हल नहीं है। ठीक है ना, समीकरण का हल नहीं है। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या दिया है? 4,0, तो x बराबर 4 और y बराबर 0। तो रखें हम, x की जगह 4 रख दिया मैंने, माइनस y की जगह 0 रख दिया, बराबर आना चाहिए 4, 4 - 4, तो ये LHS बराबर RHS हमारा आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो
आपका 4,0 है वो समीकरण को संतुष्ट कर रहा है, इसलिए समीकरण का एक हल है। ठीक है ना, समीकरण का एक हल है। चलिए अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। ये भी बहुत हर साल ही लगभग पूछा जा रहा है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि हमें क्या दिया है, गिवन में क्या है, गिवन हमें क्या है भाई, दिया क्या है हमें, हमें दिया है AC बराबर है BD के। ठीक है ना, AC बराबर BD के, ये AC इतना इस BD के बराबर है, तो हमें AB बराबर CD हमें प्रूफ करना है। ठीक है ना, प्रूफ क्या करना है, AB बराबर CD। अब आप देखें AB कौन सा है, ये वाला पार्ट, ये तो इसमें कितना पार्ट ज्यादा है, इस AC में BC ज्यादा है, तो मैं दोनों में से BC घटा दूं तो मैं लिखूं AC माइनस BC, और दूसरे पक्ष में से भी घटाऊं BC को, BD माइनस BC। AC में से BC को घटाया, सोचो आप, ये AC है उसमें से BC गई तो क्या बचा, AB, और ये BD थी बड़ी वाली और इसमें से भी BC चली गई तो क्या बचा, CD। यही तो आपको प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ, बस खत्म। चलिए अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यूक्लिड की अपन को क्या करना है, यूक्लिड की हमें पांचवी अवधारणा बतानी है। ठीक है, पांचवी अवधारणा तो आपने पढ़ी है, सबसे बड़ी अवधारणा वही है, देखा होगा आपने कि जब ये इस टाइप से दो वहां पर रेखाएं हैं और तीसरी रेखा जो जिसको हम कहेंगे त्रिअक्षेदी रेखा है एक, तो अपन ने पढ़ा है यूक्लिड की पांचवी अवधारणा में कि जब एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर दो अंतःकोण, अपने एक ही तरफ दो अंतःकोणों का निर्माण ऐसे करती है, यदि इन दोनों अंतःकोणों का योग दो समकोण से कम है तो वो उसी तरफ प्रतिच्छेद करती हैं, आगे बढ़ाने पर उसी तरफ प्रतिच्छेद करती हैं जहां इन दोनों समकोणों का सॉरी समकोण नहीं, दो कोणों का योग करती हैं जहां इनका योग दो समकोण से कैसा हो, कम हो। तो क्या हुआ, क्या बनी कि जब एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर अपने एक ही ओर दो अंतःकोण इस प्रकार से बनाती है कि इन दोनों अंतःकोणों का योग यदि दो समकोण से, दो समकोण मतलब कि 180 से कम हो, दो समकोण से कम हो तो ये उसी तरफ प्रतिच्छेद कर, आगे बढ़ाने पर प्रतिच्छेद करती हैं जहां यह योग दो समकोण से कम है। मतलब सीधी सरल भाषा में, ये तो याद करने वाली हो गया, स्टेटमेंट हो गया, सरल भाषा में वो ये कह रहा है कि देखिए जब समांतर रेखाएं होती हैं और एक त्रिअक्षीय रेखा प्रतिच्छेद करती है, तब ये दोनों जो कोण होते हैं ये 180 डिग्री के होते हैं। ये दोनों कोण कैसे होते हैं, 180 डिग्री के योग इनका। अब समकोण का मान कितना होता है, 90 डिग्री, 90 90 180। तो यदि ये 180 होता है तो ये अनंत तक आगे बढ़ाने पर कभी प्रतिच्छेद नहीं करती। इसलिए हम देखते हैं कि जब समांतर रेखाएं होती हैं तो हम या तो इन्हें सह अंतःकोण बोल देते हैं या आसन्न कोण बोल देते हैं, तो 180 डिग्री उनका मान होता है। लेकिन यदि ये रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं तो उनका मान, तो उनका कहना ये है यदि ये त्रिअक्षेदी रेखा है, एक तरफ के दोनों अंतःकोण हैं, यदि ये दो समकोण मतलब 180 से कम के हैं तो ये आगे जाके वो रेखाएं मिल जाएंगी, उसका कहने का मतलब ये था। ठीक है, और यदि इस तरफ दो समकोण से अधिक है तो ये आगे जाके कभी नहीं मिलेंगी। यदि ये दो समकोण मतलब 180 डिग्री, एक समकोण 90, दो समकोण मतलब 180 डिग्री, दो समकोण यानी 180 डिग्री के बराबर है तो ये रेखाएं कैसी है, पैरेलल हैं। ये किसी भी तरफ बढ़ाने पर, किसी भी तरफ चाहे आइदर इस साइड बढ़ाएं या इस साइड बढ़ाएं, ये नहीं मिलेंगी। ठीक है ना, तो पांचवी अभिधारणा कहती थी कि यदि एक रेखा को दो रेखाओं के ऊपर गिराकर, ठीक है ना, उनके एक तरफ के अंतःकोणों का योग यदि दो समकोण से कम होता है तो वह उसी तरफ प्रतिच्छेद करती हैं जिस तरफ इन अंतःकोणों का योग दो समकोण से क्या हो, कम हो। ठीक है ना, चलिए अब आते हैं हम किसकी बात, न्यून कोण की परिभाषा की। तो न्यून कोण का मान होता है ऐसा कोण जिसका मान शून्य से बड़ा और 90 से कैसा हो, छोटा, उसे हम क्या कहेंगे, न्यून कोण। अधिक कोण की ऐसी परिभाषा होगी कि 90 से बड़ा होगा और 180 से कम होगा। देखो मैंने बराबर नहीं लगाया क्योंकि 90 के बराबर को क्या कहेंगे, समकोण, और 180 के बराबर को हम कहेंगे ऋजु कोण। ठीक है ना, चलिए अब हम देखें, ये आकृति इन्होंने बोली है, ये परस्पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। यदि POR
आपको दिया है 75, तो इसके सभी कोण ज्ञात करना है। देखिए यदि मैंने इसका, चलो मैं नामकरण दे देता हूं, इसका कोण 1 नाम है, इसका कोण 2 नाम है, इसका कोण 3 नाम है, इसका कोण 4 नाम है। यदि हम बात करें कोण 1 और कोण 3 की, और कोण 2 और कोण 4 की, तो ये तो शीर्षाभिमुख कोण है। यदि 1 का मान 75 है तो 3 का मान 75 होगा, बात खत्म हो गई यही। दूसरा, 1 और 3 कैसे कोण है? रेखीय योग में है, क्योंकि ये एक रेखा पर बन रहे हैं, ये एक रेखा पर बन रहे हैं, 1 और 2, तो मैं लिखूं 2। तो यदि 1 का मान कितना है? 75, तो हमें 2 का मान निकालना है, तो दोनों योग होगा 180। तो यदि 180 है तो कोण 2 का मान कितना आ जाएगा? 105। कितना आ जाएगा? 105। अब यदि कोण 2 105 है तो कोण 4 भी क्या होगा? 105, क्योंकि ये क्या है? शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि आकृति में हमें यह दर्शाना है कि ये दोनों जो त्रिभुज हैं, ये AOD और POC कैसे हैं? सर्वांग समबाहु सिद्ध करने। अब देखो, देखिए पूरा रखा हुआ है, तीनों चीजें बिल्कुल बराबर देके रखी है, इसलिए वो 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो अपन पहले तो गिवन तो है, ये चीज गिवन है, ठीक है ना, ये दिया हुआ है, 2 चीजें आपको दी हैं, ठीक है ना। तो गिवन में अभी नहीं लिख रहा हूं, सिद्ध आपको ये करना है, ठीक है ना, प्रूफ आपको ये करना है। चलिए मैं सीधा कर रहा हूं प्रूफ, उपपत्ति में यहां पर कर रहा हूं, ठीक है ना। तो आप वही 2 त्रिभुज ले लेंगे जिनको प्रूफ करना है, त्रिभुज AOD और त्रिभुज BO। त्रिभुज AOD मतलब नीचे वाले त्रिभुज में हम देख पा रहे हैं कि जो OA है वो OB के बराबर है, गिवन है ये तो, और जो इस त्रिभुज की OD है नीचे वाले त्रिभुज की, वो OC के बराबर है। ये दोनों चीजें क्या है? गिवन है। ये क्या है? गिवन मतलब कि दी हुई है। और जो एंगल दिया हुआ है, देखो ये एंगल आपको दिख रहा है, ये शीर्षाभिमुख कोण है, एंगल 1 और एंगल 2 में लिख रहा हूं इसको। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, वर्टिकली अपोजिट मतलब कि शीर्षाभिमुख कोण, ये हो जाएगा आपका शीर्षाभिमुख कोण। अब जब हमें पता है कि भाई 2 रेखाएं और उनके बीच का कोण, मतलब कि भुजा कोण, भुजा सर्वांग समता यहां पे लग गई, कौन सी लग गई? त्रिभुज AOD ये सर्वांग सम हो गए, त्रिभुज BOC से यहां पर सर्वांग समता लगी, भुजा मतलब कि साइड एंगल, साइड सर्वांग समता, या आप कहें इंग्लिश में कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। यही हमें प्रूफ करना का, तो हैंस प्रूफ लिख देते हैं। चलिए RHS सर्वांग समता का नियम, तो RHS सर्वांग समता कहां लगती है? समकोण त्रिभुज में। तो अपन लिखें कि किन्हीं समकोण त्रिभुज में, किन्हीं, अब मैंने 2 समकोण त्रिभुज क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ये सर्वांग समता नियम है, तो वो 10 त्रिभुजों में भी लग सकती है, जरूरी नहीं है 2 त्रिभुजों में लगाओ आप, तो 10 त्रिभुज एक जैसे रख दो। तो हमने लिखा किसी समकोण त्रिभुजों में, किन्हीं समकोण त्रिभुजों में, तो समकोण मतलब कि ये कोण तो बराबर हो गया पहले ही 90 डिग्री, है ना। समकोण त्रिभुजों में यदि बड़ी भुजा, बड़ी भुजा लिख दिया मैंने, ठीक है ना, क्योंकि कर्ण को ही हम बड़ी भुजा बोलते हैं। यदि बड़ी भुजा एवं एक संगत भुजा, है ना, अब हमने शब्द क्या लिखा? संगत भुजा, संगत भुजा बराबर हो तो त्रिभुज RHS, तो ना लिखें, तो उससे RHS सर्वांग, RHS सर्वांग समता कहते, है ना। भाई RHS का नाम ही है, R मतलब राइट एंगल, R मतलब राइट एंगल, और राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री, H मतलब हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस मतलब कर्ण, S मतलब साइड, और साइड भी कौन सी? करस्पॉन्डिंग साइड। तो यदि एक 90 डिग्री, मतलब मैंने यहां शब्द लिखा 90 डिग्री के, मैंने एक शब्द लिखा समकोण,
हाइपोटेनस के लिए मैंने शब्द लिखा बड़ी भुजा, और साइड के लिए मैंने नाम लिखा संगत भुजा। तो तीन चीजें बराबर हैं। समकोण, अब समकोण तो एक ही होता है इसलिए मैंने संगत का शब्द नहीं लिखा। बड़ी भुजा भी एक ही होती है इसलिए मैंने संगत का शब्द नहीं लिखा। अब लेकिन दो भुजाएं बची हैं, आपके पास दो भुजाएं कैसी हैं, बची हुई हैं, इसलिए मैंने संगत शब्द कहां लिखा है, यहां। ठीक है ना। तो समकोण एक ही होता है इसलिए संगत नहीं लिखा, बड़ी भुजा एक ही होती है त्रिभुज में इसलिए मैंने संगत शब्द नहीं लिखा, लेकिन यहां बाकी दो भुजाएं बची हुई हैं इसलिए मैंने यहां संगत शब्द लिखा है। ठीक है ना। तो शब्दों का बहुत खेल है, यदि आप शब्दों से परिभाषाओं को समझेंगे तो कंसेप्ट जो है आपके बहुत अच्छे होंगे। चलिए, एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है, मैं बना लेता हूं एक छोटा सा समांतर चतुर्भुज, दूसरा पेन ले रहा हूं। थोड़ा अच्छा नहीं बना है लेकिन हाँ मान के चलो है ए बी सी डी। ये ए का मान है आपका 70 डिग्री, हमें बी निकालना है। भैया पता है अभी अभी हम बात कर रहे थे कि समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण कैसे होते हैं, 180 डिग्री के। तो यदि 70 है तो इसका मान क्या होगा, 180। तो कोण भी क्या हो गया, 180, सॉरी 110। चलिए अब आ जाए समांतर चतुर्भुज के, हमें दो क्या बताना है, प्रॉपर्टीज बताना है, गुणधर्म बताना है। तो हमें बहुत सारी प्रॉपर्टी, वैसे तीन तो मैं आपको हमेशा लिखवाता था कि सम्मुख कोण एवं भुजाएं बराबर होती हैं, भुजाएं बराबर होती और विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। और बहुत सारी है विकर्ण, इनके एक दूसरे को दो सर्वांग सम त्रिभुजों में भी बांटता है। ठीक है, विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। सम्मुख भुजाएं समांतर भी होती है, तो बहुत सारी, मतलब सम्मुख कोण एवं भुजाएं बराबर होती हैं, विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, ये तो आप उनकी मेन प्रॉपर्टी मान के चलें। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। लास्ट क्वेश्चन है जो कि 2 मार्क्स का है। त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो अर्धगोला का कुल की बात चल रही है, किसकी बात चल रही है, कुल की। और जब कुल की बात आती है तो हमें नीचे के आधार को भी जोड़ना पड़ता है। ऊपर का तो होता है 2 पाई आर स्क्वायर वक्र पृष्ठ, और नीचे वृत्त बना हुआ है इसलिए पाई आर स्क्वायर। तो कुल की बात करें तो ये होता है 3 पाई आर स्क्वायर। कुल वक्र पृष्ठ होता है 3 पाई आर स्क्वायर। तो भाई 3 लिखा हुआ है, पाई आपका 22/7 लिखे हैं, आर आपका हो जाएगा, त्रिज्या 21 दी हुई है तो 21 मल्टीप्लाई 21, 7 से काटा 7 त्रिया 21 हो गई, 22 तिया 66 हो गए, और मल्टीप्लाई में 21 तिया आपका कितना हो जाएगा, 63। ठीक है ना, इसको आप मल्टीप्लाई कर लें, चाहे तो मैं कर देता हूं। चलिए 63 का 6 बार गुणा किया तो 6 छिंग 36 और 3 छिंग 18, 6 छिंग 36 यानी 360 और 18 388 का 8 38 हाथ सिलाई और 388 फिर से आ जाएंगे। तो 816 1 8 4 12 की 2 हाथ सिलाई 1 3 और 1 4, 4268 शायद इसका आंसर आना चाहिए। चेक कर लेना मैंने गलत तो नहीं किया है। 6 छिंग 36 360 और 6 3 18 378 होगा, सॉरी तो 78 37 है ना, 378 का 8 37 हाथ सिलाई आएगी, 7 8 7 15 की 5 हाथ सिलाई 1 हो जाएगी, 8 और 3 11 हाथ सिलाई 1 3 4 415। ठीक है ना, 4158 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं इसी के अथवा के ऊपर। अथवा कह रहा है कि एक लंबे वृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में ज्ञात करना। वक्र पृष्ठ तो हमें पता है पाई आर एल होता है, आपका ये शंकु है, ये त्रिज्या ऊंचाई है, हाइट की तो इसमें आपको जरूरत होती नहीं वक्र पृष्ठ में, ये एच है ये आर है। तो यदि कर्व्ड सरफेस एरिया हम जिसको वक्र पृष्ठ की बात करें ये होता है पाई आर एल। तो आपको तो दोनों दिया गया, त्रिज्या ऊंचाई भी दी हुई है, त्रिज्या ऊंचाई आपको ये पाई का मान आपने रखा 22/7, त्रिज्या ऊंचाई आपको 10 दी है और त्रिज्या आपको 7 दी है। 7 से 7 कटे तो ये आ गया 220। कितना आ गया, 220। बात किस में चल रही है, सेंटीमीटर में, इसलिए क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल में क्या आता है सेंटीमीटर का फिर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना। सिद्ध करें
एक चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करें तो वह समांतर चतुर्भुज होता है। तो पहले तो यदि हमें जो सिद्ध करना है वैसा तो बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए तो आदि क्या कह रहा है कि विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करें। अब यदि समद्विभाजित कर रहे हैं मतलब हमें ये तो पता है कि ये हमें जो दिया हुआ है वो केवल इतना दिया है कि चतुर्भुज है। अभी हमें ये नहीं पता सम्मुख भुजाएं भुजाएं बराबर है, ठीक है ना, ये हमें सिद्ध करनी पड़ेगी। और विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे हैं मतलब कि ये इसके बराबर हो रहा है और ये इसके बराबर हो रहा है। इसका यदि मैं नामकरण करूं तो ये हो जाएगा ए बी सी डी और यहां हो जाएगा ओ, ठीक है ना। अब हमें यह देखना है कि यदि सम्मुख भुजाएं बराबर हो जाए, एक युग्म भी बराबर हो जाए सम्मुख भुजाओं का, एक युग्म भी सम्मुख भुजाओं का बराबर हो जाए तो वो क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज हो जाएगा, ठीक है ना। एक युग्म भी सम्मुख भुजाओं का आपका कैसा हो जाए, बराबर। तो हम ये दो त्रिभुज ले लेंगे, त्रिभुज एओबी और ऊपर वाला त्रिभुज डीओसी, है ना, त्रिभुज एओबी और त्रिभुज डीओसी। हम क्या करेंगे, एक युग्म बराबर सम्मुख भुजाएं हम बराबर कर लेंगे, ठीक है ना, और एकांतर अंतः कोण बराबर कर लेंगे तो समांतर हो जाएंगे। बस हमें एक शर्त लगनी है, यदि समांतर चतुर्भुज है तो समांतर चतुर्भुज का एक युग्म, केवल एक युग्म कैसा हो, एक युग्म समांतर एवं बराबर हो, ये याद रखें आप। एक युग्म कौन सा, सम्मुख भुजाओं का। तो यदि मैंने डीसी और एबी को बराबर कर दिया, अब मुझे करना क्या है, देखो ये चीज पता होनी चाहिए, जब भी अपन प्रूफ करने जा रहे हैं कोई चीज तो हमें यह पता होना चाहिए हमें करना क्या है भाई। हाउ टू थिंक, ये चीज आपके अंदर आनी चाहिए। और हाउ टू थिंक कब होगा, जब आपको यह पता होगा कि यार हमें करना क्या है, तब तो आपका दिमाग सोच पाएगा कि यार भाई हमें, देखो आपको नहीं मालूम, यदि आपको दिल्ली जाना है और रास्ता नहीं पता तो दिल्ली पहुंच जाओगे क्या। तो ऐसे ही यदि आपको यही नहीं पता कि भाई हमें प्रूफ क्या करना है, उसने बोला समांतर चतुर्भुज, तो समांतर चतुर्भुज कैसे प्रूफ करोगे समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज की एक मेन डेफिनेशन है कि उनका एक युग्म, सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर एवं बराबर होगा। यदि एक युग्म समांतर एवं बराबर है तो दूसरा तो होगा ही, दूसरे को सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। तो फिर हाँ, फिर उसके बाद आपका दिमाग काम करेगा कि हाउ टू थिंक भाई कि अब हमें इसमें करना क्या है कि ये चीज हम बराबर कर पाए। तो पहली चीज तो हमें यहां करना क्या है, डीसी बराबर ए बी करना है और डीसी समांतर ए बी करना है, ठीक है ना। अब देखो एक चीज और सुनो, यदि कोई चीज बराबर सिद्ध करनी है तो यहां पे सर्वांग समता लगेगी। क्या चीज लगेगी, सर्वांग समता। यदि कोई चीज पैरेलल सिद्ध करनी है तब वहां पे कोण का लफड़ा होगा, मतलब हमें एकांतर अंतः कोण पे ध्यान देना है। ज्यादातर हमें किस चीज पे ध्यान देना है, एकांतर अंतः कोण। या तो एकांतर अंतः कोण, समांतर के लिए आप क्या करेंगे, एकांतर अंतः कोण, या फिर आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री, ठीक है ना। सबसे सरल होता है एकांतर अंतः कोण। एकांतर अंतः कोण यदि आपने बराबर कर दिए तो वही बात खत्म हो गई, वो समांतर हो जाएंगी, वो हो जाए, ठीक है ना। अब आप देख पा रहे होंगे कि यदि ये ऊपर और नीचे की जो भुजा है ए बी और डी सी, इसके लिए ये जो बी डी है ये त्रिअक्षेदी रेखा है। कैसी रेखा है, त्रिअक्षेदी रेखा। अब देखो मैंने क्या बोला था कि हम दो त्रिभुज लेंगे, एक ये ऊपर वाला त्रिभुज और एक नीचे वाला त्रिभुज। इस त्रिभुज में हमें मालूम है ऊपर वाले त्रिभुज की जो ओडी भुजा है वो नीचे वाले त्रिभुज की ओबी भुजा के बराबर है। देखिए ये तो दिया हुआ है क्योंकि समद्विभाजित कर रही है। ऊपर वाले त्रिभुज की जो ओसी भुजा है वो नीचे वाले त्रिभुज की ओ ए भुजा है। और यदि मैं इसका नामकरण करूं, इसका कोण 1 दूं और इसका नाम कोण 2 दूं तो हो जाएगा कोण 1 बराबर कोण 2 शीर्षाभिमुख कोण। कौन से कोण है, शीर्षाभिमुख, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहां आप देख रहे हैं कि सर्वांग समता लग गई। ऊपर वाला त्रिभुज जो है डीओसी और नीचे वाला त्रिभुज जो है एओबी, ये सर्वांग सम हो गए और सर्वांग समता लगी यहां पर एस ए एस।
कौन सी सर्वांग समता लगी है? एस ए एस। तो हम कह सकते हैं बाई सीपीसीटी, बाई सीपीसीटी ये वाला जो एंगल है इसका नाम यदि मैं कोण 3 दूं और इसका मैं कोण 4 दे दूं, सॉरी इसका, तो बाई सीपीसीटी हम कह सकते हैं एंगल 3 बराबर एंगल 4। अब यदि एंगल 3 और एंगल 4 तो फिर एकांतर अंतः कोण कहलाएंगे। तो हम कह सकते हैं एंगल 3 बराबर एंगल 4 है, मतलब डीसी जो है वो पैरेलल है, वो कैसी है? पैरेलल है एबी के। और बाई सीपीसीटी से ही करस्पॉन्डिंग पार्ट जो है, जो संगत भुजा संगत कोण है वो बराबर होते हैं, मतलब जो डीसी है वो किसके बराबर होगी? ए बी के। बस तो हम लिख सकते हैं कि अतः चतुर्भुज ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज। बस ये चीज आपकी प्रूफ हो गई। थोड़ा सा बड़ा था, 3 मार्क्स का क्वेश्चन था। तो मैं थोड़ा सा भी हटा रहा हूं, मुझे स्पेस चाहिए है दूसरे क्वेश्चन के लिए। चलिए अब इसका अथवा है, दर्शाइए एक समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब होते हैं। चलिए ठीक है, अब हमें तो मालूम है कि प्रॉपर्टी है ये तो भाई कि समचतुर्भुज के विकर्ण लंब होते हैं, लेकिन यहां पर हमें क्या करना है? इस चीज को दर्शाना भी है। समचतुर्भुज मतलब कि ऐसा चतुर्भुज है कि उसकी चारों भुजाएं बराबर हैं। चारों भुजाएं कैसी हैं? बराबर हैं, लेकिन 90 डिग्री का कोण नहीं बनेगा उनमें। मतलब आप ये मान के चलते हैं कि एक वर्ग लें और वर्ग को थोड़ा सा टिल्ट कर दें, वर्ग है और वर्ग को थोड़ा सा क्या करें? टिल्ट कर दें, तो कुछ इस टाइप से आकृति बनेगी। ठीक है, मतलब इसके जो एंगल हैं वो 90 डिग्री के नहीं हैं, लेकिन इसकी जो भुजाएं हैं वो सभी 90 डिग्री की, वो सॉरी बराबर है। भुजाएं कैसी हैं? बराबर। इसका मैं नामकरण करूं ए बी सी और डी, और यदि हम यहां पर इसके विकर्ण बनाएं तो विकर्ण क्या होते हैं? हमेशा इसके लंबवत होते हैं। कैसे होते हैं? लंबवत। लेकिन हमें ये चीज प्रूफ करनी है, होते तो हैं लेकिन हमें ये चीज प्रूफ करनी है। तो प्रूफ करनी है मतलब हमें यहां पर जो है ये एक भी एंगल यदि हम 90 कर लेते हैं तो ये प्रूफ हो गया। ठीक है ना? अब चूंकि ये समांतर चतुर्भुज का ही एक पार्ट है समचतुर्भुज, तो विकर्ण तो इसके कैसे होंगे? आपस में समद्विभाजित करेंगे, पहली चीज। ठीक है ना? सम्मुख भुजाएं क्या चारों भुजाएं ही इसकी बराबर हैं? तो यदि हम किसी ऐसे त्रिभुजों को लेते हैं कि वो त्रिभुज कैसे हो जाएं? सर्वांग सम हो जाएं, तो ये वाला एंगल कैसा हो जाएगा? बराबर, अगल बगल के। अब यदि मैंने ये वाला त्रिभुज लिया और ये वाला त्रिभुज लिया, ये दोनों एंगल मैंने कर दिए क्या? बराबर। तो एक ही रेखा पर बनने वाले कोण हैं तो वो 180 हो जाएंगे, और बराबर है तो 90-90, और वही हमें प्रूफ करना था कि 90 मतलब कि परस्पर कैसे हैं? लंब हैं। तो हम यहां से ऐसी कहानी स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना? चलिए हम लें दो त्रिभुज, त्रिभुज एओ बी, और ऊपर वाला नीचे वाला त्रिभुज हो गया एओ बी, ऊपर वाला त्रिभुज हो गया त्रिभुज एओ डी में। तीन चीजें हम बराबर करने की कोशिश करेंगे। पहला, ए डी बराबर तो ए बी है, भाई भुजाएं हैं साइड्स, साइड्स कैसी है? चारों कैसी होती है इसकी? बराबर, पहली चीज। उसके बाद हमने देखा कि ओ ए बराबर जो है वो ओ ए है, ओभाइनिस्ट कॉमन। तीसरी चीज हम देखें, जो ओ बी है नीचे वाले त्रिभुज की, वो ओ डी के बराबर है, ओ बी बराबर ओ डी, क्योंकि विकर्ण तो हमें पता है समद्विभाजित करते हैं ना। विकर्ण कैसे होते हैं? समद्विभाजित, क्योंकि एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण आपस में कैसे होते हैं? समद्विभाजित, विकर्ण समद्विभाजित। ठीक है ना? विकर्ण समद्विभाजित, पूरा लिखना इसको। तो त्रिभुज ए ओ बी सर्वांगिसम हो गया त्रिभुज एओ डी के। कौन सी सर्वांग समता लगी? एस एस एस। तो बाई सीपीसीटी इसका यदि मैंने नाम दिया एंगल 1, इसका मैंने नाम दिया एंगल 2, तो एंगल 1 बराबर हो जाएगा एंगल 2।
और चूंकि एंगल 1 सिंस एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर होगा 180, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, रैखिक युग्म, क्या है ये, रैखिक युग्म है, इसलिए देयरफॉर एंगल 1 बराबर एंगल 2 बराबर 90। 90 का मतलब क्या होता है, ये AC जो है वो लंब है किस पर, BD पर। हेंस प्रूफ, यही प्रूफ करना था। चलिए इसके बाद इसको मैं फिर से थोड़ा सा ऊपर कर दे रहा हूं। ये क्वेश्चन इजी डाल दिया 19th। इन्होंने बोला है कि ये वाला 69 है और ये वाला क्या है 31। तो यदि आप देखें कि ये इस टाइप से आप इसको देखें, यदि मैं अलग अलग कर दूं, यदि ठीक है ना, अब एक वृत्त है और उसका BC क्या है, एक चाप है, और A परिधि पर बिंदु है। यदि ये 69 दिया है, ये 31 दिया है, तो ये कितना होगा भाई, त्रिभुज का एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएं हम, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग लगाएं, तो 69 और 31 हो जाएगा आपका 100 ही होगा ना, 69 और 1 70, 70 और 30 100। तो ये कितना बचा 80 डिग्री, ये कितना बचा 80 डिग्री। अब हमें मालूम है एंगल ये तो हमारा आ गया 80 डिग्री। अब हमें मालूम है कि किसी भी चाप के द्वारा, BC क्या है, एक चाप है, किसी चाप के द्वारा परिधि के बिंदुओं पर, परिधि के किसी बिंदुओं पर जो कोण बनाया जाता है एक तरफ, वो कैसा होता है, बराबर होते हैं। मतलब यहां से यदि तुमने ये BC भी खींचा है, क्या खींचा है, ये BC से एक ये जो D एंगल खींचा है, ये यहां पर इसका एंगल का नामकरण दिया है आपने D, तो ये एंगल A बराबर होगा एंगल D के, ठीक है ना। एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं, प्रमेय का नाम है एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं, बस इतना लिखना है। तो यहां से एंगल D कितना आ गया 80 डिग्री, बात खत्म। अब इन्होंने बोला है कि सिद्ध कीजिए वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। तो ये तो बहुत ही सरल है भाई, यदि मैं एक, चलो मैं एक यहां पर सर्किल ले ले रहा हूं, ये मैंने एक सर्किल लिया और ये कह रहे हैं कि बराबर जीवाएं हैं, तो भाई बराबर जीवाएं मैंने ले ली, चलो लगभग बराबर जीवाएं, ये सेंटर है। इन्होंने कहा बराबर कोण अंतरित करती हैं, मतलब ये एंगल बना रही होंगी, ठीक है। नामकरण की बात आए तो मैंने दिया ये AB जीवा थी, ये CD जीवा थी, सेंटर O था, ये एंगल 1 बना रही है, ये एंगल 2 बना रही है, बराबर जीवाएं हैं, ये रेडियस हो जाएंगी सभी, ये भी, क्योंकि परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है, रेडियस। तो आप देख पा रहे होंगे दोनों त्रिभुज तो बराबर हो गए ना, सर्वांग सम हो गए, त्रिभुज AOB एंड त्रिभुज COD में, ये दोनों त्रिभुज हम लें और ऐसे ऐसे सर्वांग समता आपको दिख रही होगी, OA बराबर OC, OB बराबर OD, और ये गिवन है AB बराबर CD या DC, ठीक है। ये तो रेडियस है, ये क्या है, रेडियस, और ये क्या है, गिवन है, दिया हुआ है, जीवाएं कैसी है, बराबर है।
तो ये दोनों त्रिभुज कैसे हो गए? त्रिभुज ए ओ बी आपका कॉन्ग्रुएंट सर्वांग सम हो गया सीओडी से। तो हम बाई सीपीसीटी कह सकते हैं, बाई सीपीसीटी एंगल 1 बराबर हो जाएगा एंगल 2। यही अपन को क्या करना था? प्रूफ करना था। चलिए चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। अंतिम क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन है कि एक लंब वृत्तीय शंकु का आयतन आपको दिया है, आधार का व्यास आपको निकालना है, ठीक है ना। तो हम बना लेते हैं एक शंकु। ये आपका एक शंकु हो गया। इसका नामकरण भी कर देते हैं अपन, नामकरण की जरूरत नहीं है वैसे, चलो ये एच हो गया, ये एल और ये आर। अब लंब वृत्तीय शंकु का आयतन क्या होता है? वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या क्या दिया है आपको? ऊंचाई दी है आपको, एच दिया हुआ है, और आपको निकालना, और भी दिया है आपको, भी कितना दिया है? वॉल्यूम चल रहा है 48 पाई, ठीक है ना। आपको निकालना है इसका रेडियस, ठीक है ना, आधार का व्यास आर निकालना है। तो पाई से पाई तो आपके कैंसिल हो गए। आर का मान कितना है आपका? 9, तो मल्टीप्लाई 9 करें, सॉरी आर मुझे निकालना है, ऊंचाई दी गई है, ये आर स्क्वायर मल्टीप्लाई एच कितना है आपका? एच आपका 9 है, इक्वल टू 48। तो 3 से आपने इसको काटा, 3 त्रिका 9, और 3 से आपने इसको काटा, 3 एकम 3, 3 18। आर स्क्वायर का मान आ गया 16, तो आर बराबर हो जाएगा 4, ठीक है ना। 4 क्या? सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर आर हो गया इसका आंसर। छोटा था ये भी क्वेश्चन। चलिए उसके बाद क्या कह रहा है कि अर्धगोला कटोरे की त्रिज्या, एक अर्धगोलाकार कटोरा है, मतलब कुछ इस टाइप से, ठीक है ना। त्रिज्या मतलब यहां से ये आधार की त्रिज्या, रेडियस आपको दी गई है, आप चाहें तो ये भी कह सकते हैं, ये भी रेडियस ही होगी, ठीक है ना। आर आपको दिया गया 3.5, जब भी 3.5 में, मैं तो कहता हूं इसको 7/2 लिखो, ठीक है ना। अंदर भरा सकने जाना पानी का आयतन अपन को ज्ञात करना, मतलब वॉल्यूम हमें ज्ञात करना, ठीक है ना। लीटर वगैरह नहीं लिखा हुआ है, नहीं तो हम उसको 1000 से भाग करके लीटर लिखते हैं, उन्होंने आयतन बोला है, तो आप सेंटीमीटर क्यूब में भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो बात आ रही है वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम होता है इसका आपका, पूरे का वॉल्यूम होता है 4/3, तो आधे वाले का हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। तो ये हो जाएगा 2/3, पाई का मान हो जाएगा आपका 22/7, आर का मान है आपका 7/2, और 7/2 और गुणा 7/2, ठीक है ना। क्योंकि 3.5 आप 3.5 3 बार लिखेंगे तो और पॉइंट का सीधा मल्टीप्लाई होता जाएगा, ठीक है। तो आपके 7 से 7 तो कैंसिल हो गए, 1 2 से आपके 1 2 भी कैंसिल हो गए, इस 2 से आपकी ये 11 बार कैंसिल हुए। चलिए अब शायद कुछ नहीं कट रहा है, तो 11 गुणित 7 से 3 49 बटे 3 दूनी 6। तो अब इसको अपन गुणा भी कर लें चाहें तो, 11 का 9 में गुणा किया तो 11 नाम 99, 9 हाथ सिलाई, 11 चौके 44, 44 और 9 आपके 53 हो जाएंगे, 539/6। अब 6 से भी आसानी से कट जाएगा, 6 7 42, 6 8 48, 8 5 बचे आपके 59 हो गए, 6 नाम 54, 6 नाम 54, 5 बचे 50 हो गए, 6 8 48, 2 6 3 18, ठीक है ना। 89.83 ये सेंटीमीटर क्यूब में इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। 1000 से इसको आप भाग दे देंगे तो 0.89, फिर ये 0.089 फिर आपका क्या बन जाएगा? लीटर में बन जाएगा, ठीक है ना। चलिए यहां पर सर्वसमीका लगानी है क्यूब वाली, तो हमें पता है कि a प्लस बी का जो क्यूब होता है, जो होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर। तो a का मान यहां हो जाएगा 100 और b का मान हो जाएगा 2। तो 100 का क्यूब आपका
10 लाख हो जाएगा, 6 शून्य लगा दें सीधी सी बात, प्लस बी मतलब 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, प्लस 3 ए स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर 4 शून्य लग जाएंगे, गुणित बी मतलब 2 धन 3 गुणित 100 गुणित बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4। तो यहां से आपका आ जाएगा ये 10 लाख, 6 शून्य ना, 10 लाख 2 4 5 6 धन 8 धन 3 और 2 6, तो ये हो जाएगा 60,000 धन 4 तिया 12 1200। इकाई में सबसे पहले क्या है 8 है, दहाई में कुछ है क्या नहीं है तो शून्य आ जाएगा, सैकड़े के स्थान पर क्या है 2 है तो 2 आ जाएगा, और हजार के स्थान पर क्या है 6, और फिर भी क्या है, फिर 10,000 के स्थान पर 6 है, फिर एक शून्य और फिर 1, तो इसका आंसर हो। चलिए इसके बाद आपको एक्सपेंड करना था इसको, तो इसको एक काम करता हूं मैं, तो थोड़ा सा ऊपर कर दे। चलिए यहां पे फॉर्मूला क्या लगाएंगे हम, a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर। आप इसको ऐसे भी आप चाहें तो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है आप इसको याद करें, आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप पहले मान के चलें कि छोटे कोष्ठक में आपने लिखा a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, तो ये a की जगह कौन हो गया, फिर a प्लस बी हो गया, तो ये क्या हो जाएगा a प्लस बी का स्क्वायर प्लस क्या होता है c, तो c का स्क्वायर प्लस 2 a प्लस बी और ये c है ना, इस प्रकार से। तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस क्या है पर सी स्क्वायर, तो यहां क्या हो जाएगा 2ac और यहां 2bc। तो समझ में आया ना क्या बन गया फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये बन गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस bc प्लस ca, ये बन गया। तो a कौन है, -2x है, तो -2 मतलब माइनस का तो स्क्वायर होगा, तो 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर हो गया, प्लस b की जगह 3 है तो 9y स्क्वायर हो गया, प्लस c की जगह 2 है तो 4z स्क्वायर हो गया, प्लस 2 a की जगह कौन है -2 है, तो -2 का b से मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा -6x और y, और b और c कौन है, ये b और c है, तो 3 दूनी 6yz धन सी ए, मतलब कि देखो ये ऐसे हो गया a b c, और सी ए मतलब कि ऐसा मल्टीप्लाई करना है पीछे से आगे की तरफ, तो -2 और +2 माइनस का 4, ठीक है, ये कितना हो जाएगा माइनस का 4, और क्या हो जाएगा xz या zx, ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया आंसर हो। तो कोई रटने का काम नहीं है कि आपको सर्वसमी का याद नहीं है तो अब आप रो रहे हैं कि भाई यार ये तो मैं याद करना ही भूल गया, भाई आप बना सकते हैं, कोई उड़ के थोड़ी आई है कहीं से, ये आप इनको बहुत आसानी से बना सकते हैं। चलिए उन्होंने बोला उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी 2 भुजाएं आपको दी गई हैं और परिमाप आपको दिया गया है, ठीक है, तो हमें पता है कि जो परिमाप होता है हमारा वो तीनों भुजाओं का योग होता है, 42 बराबर हो जाएगा, यदि ये a है ये b है c हमें नहीं पता है तो हम लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी, परिमाप क्या होता है तीनों भुजाओं का योग, तो ये 42 और a का मान आ गया आपका 18, b का मान 10 और c का मान मुझे फाइंड आउट करना है, तो ये 18 और 10 हो जाएंगे 28, और 42 में से आप जब 28 को घटाएंगे तो शायद 14 बचेगा, ठीक है ना, सी का मान कितना आ गया आपका 14 सेंटीमीटर, ठीक है ना, सी का मान आपका कितना आ गया 14। अब अर्ध परिमाप की बात करें, क्योंकि हमें मालूम है हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो क्षेत्रफल के लिए अर्ध परिमाप एस निकालना होता है, एस होता है कि परिमाप का आधा, का नाम ही है परिमाप, अर्ध परिमाप, परिमाप का क्या आधा, परिमाप कितना दिया था 42, इसका आधा हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। अब जो एरिया होगा त्रिभुज का क्या है एरिया, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा s√s माइनस a s माइनस बी और s माइनस सी,
तो s कितना है आपका 21, s माइनस a करेंगे मतलब 42 में से हमें क्या घटाना है, 18 को घटाना है। 42 में से फिर हमको 10 को घटाना है और 42 में से हमको 14 को घटाना है। सॉरी 42 लिख दिया मैंने हर जगह, 21 लिखना है उसको, ठीक है ना। देखिए 21 में से 18, 21 में से 10 और 21 में से 14। चलो मैं पहले से ही तोड़ के लिख रहा हूं। 21 को मैंने 3 गुणा 7 लिखा, 21 में से 18 जाएंगे 3 बचेंगे, 21 में से 10 जाएंगे 11 बचेंगे और 21 में से 14 जाएंगे तो हमारे शायद 7 बचेंगे। किस किस चीज का जोड़ा बन रहा है, 7 का और 3 का, तो 7 या 21 बाहर आ गए, अंडर रूट क्या बचा 11, तो ये आंसर हो गया। क्योंकि एरिया इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है ना। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर इसी का और है भी, तो चलिए ये भी क्वेश्चन हर साल लगभग आया है। इन्होंने भुजाओं का अनुपात दिया है तो परिमाप भी दिया हुआ है उसका, ठीक है। तो हम इसका एक क्या मानेंगे, अनुपात का एक गुणांक, अनुपात का हम चर मानते हैं, तो उसमें हो जाएगा 3x धन 5x धन 7x बराबर कितना दिया है, भुजाएं हैं तो भुजाओं का यदि अनुपात दिया है तो अनुपात के लिए हमें एक अनुपातिक चर मानना पड़ता है, हमने वो x माना। तो तीनों भुजाएं हो गई 3x, a का मान हो गया हमारा 3x, b का मान हो गया हमारा 5x और c का मान हो गया हमारा 7x। तीनों भुजाओं का योग को ही क्या बोलते हैं, परिमाप बोलते हैं। तो ये 300 के बराबर होगा। तीनों को यदि अपन जोड़ते हैं तो कितना आ रहा है, 5 3 8 7 15x बराबर 300। तो हमारा x का मान आ गया 20। यदि x का मान 20 आ रहा है तो यहां से a आ गया हमारा 20 का 3 में गुणा करेंगे 60, ये 100 और यहां 140, ठीक है ना। अब हमें एरिया यदि फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हमें एस भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। एस क्या होता है, अर्ध परिमाप। पूरा परिमाप आपको 300 दिया है, 300 का आधा क्या होगा 150। एस 150 आ गया, एरिया हो जाएगा एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ये हीरोन का फॉर्मूला था चैप्टर नंबर 10 से। तो एस कितना दिया हुआ है, एस दिया है आपका 150, 150 माइनस ए आपका 60 है, 150 माइनस बी आपका 100 है और 150 माइनस सी आपका 140 है। तो ये हो गया आपका 150 मल्टीप्लाई 90 मल्टीप्लाई 50 मल्टीप्लाई 10, ठीक है ना। अब यहां से क्या क्या बाहर आ जाएगा, देखो सब में 10 10 तो है ही, तो एक 10 का जोड़ा यहां बना और एक 10 का जोड़ा यहां बना, तो मैंने 10 और 10 क्या होगा 100 को बाहर ले लिया, है ना। यहां से एक 10 का जोड़ा और यहां से एक 10 का जोड़ा, तो 100 को क्या ले लिया, बाहर ले लिया। अंदर 15 बचे तो 3 गुणा 5 लिख सकता हूं। 9 तो पूर्ण वर्ग है 3 गुणा 3 का, यहां 5 बचा और ये 10 तो मैं बाहर ले चुका हूं। तो यहां से एक 3 का जोड़ा बना और एक 5 का जोड़ा बना, तो 5 दिया 15 और 100 1500, अंडर रूट बचा 3, तो 1500 अंडर रूट 3 इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। बात क्या में चल रही है, मीटर में, तो ये मीटर स्क्वायर का आंसर। चलिए अब ये बात आ रही है कि एक नगर में निर्वाह खर्च सूचकांक सांख्यिकी से क्वेश्चन है, ठीक है, का अध्ययन करने के लिए निम्न साप्ताहिक प्रेक्षण दिए गए हैं। आंकड़ों का हमें आयत चित्र बनाकर बारंबार बहुभुज भी बनाना है, ठीक है। आयत चित्र से बारंबार बहुभुज बनाना तो बहुत ही ज्यादा आसान है। चलिए आपको वर्ग चिन्ह निकालने की कोई आवश्यकता नहीं रहती है यदि आयत चित्र के थ्रू बनाना है। तो सबसे पहले तो हम अक्ष खींचेंगे, अक्ष आपने खींच लिए। एक्स अक्ष पे आपका, एक्स अक्ष पे आपका कौन आ जाएगा, निर्वाह खर्च सूचकांक आ जाएगा, निर्वाह खर्च सूचकांक। और बाई अक्ष पे आपका क्या आ जाएगा, क्या चीज दी हुई है, सप्ताहों की संख्या
सप्ताहों की संख्या। अब ये कहां से स्टार्ट हो रहा है? 140 से स्टार्ट हो रहा है। देखिए कभी भी यदि ग्राफ एकदम से कोई बड़ी वैल्यू से चालू होता है, ठीक है ना, तो हम वहां पर किंक बनाते हैं। क्या बनाते हैं? निकुंज बनाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि आपका ग्राफ का जो मेन पॉइंट है वो 0 है और आप यहां पे डायरेक्ट लिखेंगे 140, तो हमें वहां पे निकुंज बनाना पड़ेगा। ठीक है, 140, 150, 160, 170, 180, 190 और ये 200। ऊपर हमें कहां तक जाना है? 20 तक जाना है। तो एक काम करते हैं, 5 5 के मैं ले ले रहा हूं, 5, 10, 15 और 20, 4 4 के भी ले सकते थे। ठीक है, चलिए पहला कहां से कहां तक जा रहा है? पहला जा रहा है 5 तक, 140 से ये कहां तक जा रहा है? 5 तक। दूसरा कहां जा रहा है? 10 तक जा रहा है, तो 10 तक ले लें। तीसरा कहां तक जा रहा है? 20 तक, तो तीसरा 20 तक ले लें। आड़ा टेढ़ा बन रहा है लेकिन ठीक है। फिर चौथा 9 तक जा रहा है, तो थोड़ा सा इससे कम। फिर 6 तक जा रहा है, तो 5 से थोड़ा सा ज्यादा। फिर 2 तक जा रहा है, तो यहां बीच में। ये आपका क्या बन गया? आयत चित्र। ठीक है ना। अब इनके जो मिड पॉइंट रहेंगे, ठीक है ना, इनके क्या रहेंगे? जो मिड पॉइंट रहेंगे, इनको मिला के ही बारंबारता बहुभुज बनेगा। लेकिन बारंबारता बहुभुज एक चीज हमेशा याद रखें कि एक आगे और एक पीछे तक का आपको वर्गंतराल लेना पड़ता है। मतलब यदि ये 190 और 200 के बीच का पॉइंट क्या है? 195 है, तो यहां से आगे का पॉइंट क्या होता? ये तो होता 210, लेकिन इसका मिड पॉइंट कौन होता? 205। ठीक है ना। ऐसे ही इसके बीच का पॉइंट तो 145 है, लेकिन इसके पहले का पॉइंट क्या होता? 135। ये वाला पॉइंट कौन होता है? 135। अब आपको इनको मिलाना पड़ेगा। इनको क्या करना पड़ेगा? मिलाना पड़ेगा यहां से। क्योंकि जो बारंबारता बहुभुज होता है एक क्लोज ग्राफ होता है। कैसा होता है? क्लोज ग्राफ होता है। इसलिए इसको एक्स एक्सेस पे भी इनको मिलाना पड़ता है। तो एक आगे का वर्ग चिन्ह और एक पीछे का वर्ग चिन्ह हम लेते हैं। तो इनके क्योंकि मध्य बिंदु क्या क्या आ रहे हैं? देखो ये 100 क्या है? 45 है। तो 145 के पहले वाला कौन होगा? 135। ऐसे ये इसका मध्य बिंदु कौन है? 195। तो अगला कौन हो जाएगा मध्य बिंदु? ये वाला 205। ठीक है, समझ गए होंगे। तो ये बारंबारता बहुभुज है भी बन गया और आयत चित्र भी बन गया। 4 मार्क का क्वेश्चन था। चलते हैं हमारे नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन की तरफ। यहां तो आपको शायद दंड आलेख बनाना है, बहुत ही आसान रहता है दंड आलेख बनाना। तो क्या बनाना है? हाँ, दंड आलेख बनाना है। तो ये तो बहुत ही आसान है, सबसे आसान तो दंड आलेख ही होता है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले दंड आलेख के लिए पहले एक्सेस खींच लेते हैं। ये हमारी एक्सेस हो गई और एक्सेस में आपका एक्स एक्सेस की तरफ अपन क्या ले लेते हैं? क्षेत्र ले लेंगे। क्या ले लेंगे? सेक्शन। और वाई एक्सेस की तरफ क्या ले लेंगे? ये वाला जो प्रति 1000 एकड़, ये वाला यहां ले लेंगे। ठीक है। तो कहां से स्टार्ट हो रहा है? 910, 930। तो आप चाहें तो यहां पे निकुंज बना दें। ठीक है, फिर यहीं से स्टार्ट कर दें। 910, 930, 900, अच्छा 920 भी है, सॉरी। 920, 30, 940, 950, 960, अधिकतम 970 तक है। चलिए, ये यहां पर पॉइंट हो गया आपका एस सी का, फिर एस टी का है,
फिर यहाँ नॉन SC/ST का है, फिर यहाँ है आपका पिछड़े जिले मतलब बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट, फिर यहाँ है आपका नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट, फिर है आपका रूरल, और फिर है आपका अर्बन। ठीक है ना। तो हमें किस प्रकार से बनाना है? सबसे पहले SC कहां तक जा रहा है देखें, 940 तक, तो 940 का दंडालेख बनाएंगे हम। ये इस प्रकार से, ठीक है ना। ये जुड़ते नहीं है आपस में एक दूसरे से, और इनकी मोटाई हमेशा कैसी होती है, एक सी होती है। ST 970 तक जा रहा है तो हम 970 तक जाएं, इसको ऊपर तक लेके जाएं। फिर नॉन SC/ST 920 तक जा रहा है तो 920 का आपका यहां, ये लगभग यहां तक आएगा। ठीक है ना। फिर 950 तक जाएं, फिर 920, 930, और फाइनली 910। ठीक है। आप चाहें तो इनके ऊपर लिख भी सकते हैं, आप चाहें तो यहां लिख सकते हैं कि ये 940 है, ये 970 है, ये 920 है। ठीक है ना। तो ये क्या हो गया आपका दंडालेख हो गया। तो दंडालेख तो वैसे सबसे ज्यादा इजी पड़ता है आयत चित्र और बारंबारता बहुभुज की अपेक्षा, क्योंकि आयत चित्र बारंबारता बहुभुज में हमें दो चीजें देखनी पड़ती हैं हमेशा। पहली चीज तो ये कि कंटिन्यूअस जो वर्ग अंतराल है कि नहीं, सतत वर्ग अंतराल होने चाहिए। और दूसरी चीज जो वर्ग अंतराल की चौड़ाई है, मतलब कि जैसे 10 से 20, 20 से 30, तो चौड़ाई क्या चल रही है, 10 चल रही है, तो चौड़ाई हमेशा एक समान होनी चाहिए। यदि सतत नहीं है तो पहली चीज तो उसको सतत बनाना पड़ेगा। दूसरी चीज, यदि आपका वर्ग अंतराल की चौड़ाई एक समान नहीं है, परिवर्ती चौड़ाई वाला है, तो फिर हमें उसकी एक समान चौड़ाई के लिए उसकी ऊंचाई ज्ञात करनी पड़ेगी। ठीक है। तो यदि दंडालेख आता है तो फिर दंडालेख तो सबसे इजी पड़ जाता है। तो बहुत जरूरी है यहां पर आपने जो पेपर दिया है उसका एनालिसिस करना, क्योंकि रिजल्ट बहुत मैटर करता है। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे बहुत अच्छा पेपर करके आए हैं और पता चला कि रिजल्ट उसके अकॉर्डिंग नहीं आया। तो यहाँ रिजल्ट की समीक्षा तभी आप कर पाएंगे जब आपने अपने पेपर को सॉल्व किया हुआ है। और मैथ्स तो ऐसी चीज़ है कि जीवन में आपको हर एक मोड़ पर आपको एक काम आनी है। तो हो सकता है कि कोई चीज़ साल भर में जो आप नहीं सीख पाए हैं, वो 3 घंटे के पेपर में जो आपको नहीं बना है, उसकी समीक्षा करके, उसको एनालिसिस करके हो सकता है कि वो चीज़ आपको अब समझ में आ जाए कि यार ये ऐसे करना था। तो थैंक यू वेरी मच। और बेसिक का भी मैं बहुत जल्द इसको अपलोड करूँगा।